नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। लोकसभा का रण संग्राम 2024 में मैं हूं आपके साथ सारिका। चुनावी बयार किस ओर चल रही है, लोकसभा चुनाव के क्या कुछ हैं हाल, आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच किसके सर सजेगा ताज, ये सब हम आपको बताएंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने उन्हें बीजेपी की नेता हेमा मालिनी के खिलाफ बयान देने के मामले में मंगलवार को नोटिस जारी किया। नोटिस के तहत कांग्रेस नेता ने कहा कि आप इस मामले में 11 अप्रैल 2024 की शाम 5 तक जवाब दे दें। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस मामले में एक्शन की मांग की है और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनके नेता महिलाओं के प्रति सम्मान से पेश आएं। मल्लिकार्जुन खड़गे को इस मामले में 11 अप्रैल 2024 तक जवाब देना होगा कि उन्होंने इस बाबत क्या कदम उठाए हैं। दरअसल रणदीप सुरजेवाला तब बीजेपी के निशाने पर आ गए थे जब पार्टी के आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने एक्स पर एक आपत्तिजनक वीडियो शेयर किया और इस क्लिप में कांग्रेस नेता को हेमा मालिनी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते देखा गया था। इस मामले में एनसीडब्ल्यू के चीफ ने इतना तक पूछ दिया कि मां ने कैसी परवरिश दी है। बता दें, हेमा मालिनी उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट से इस बार के चुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार हैं। रणदीप सुरजेवाला उन्हें लेकर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी कर चुके हैं, जिसके बाद महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कांग्रेस के नेता पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि रणदीप सुरजेवाला ने ऐसा कहकर मानसिकता दिखाई है। ऐसा कहकर उन्होंने ये बताया है कि उनकी मां ने उन्हें महिलाओं के लिए किस तरह की परवरिश दी है। मुझे इस बात से हैरानी होती है कि दिखने में इतने अच्छे लोग मन के काले कैसे हो सकते हैं। ऐसे तो रणदीप सुरजेवाला महिलाओं को कभी आगे ही नहीं बढ़ने देंगे। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते होंगे। ये मामला तूल पकड़ता गया, विवाद की स्थिति बढ़ने लगी। विवाद बढ़ा तो क्या कहने वाले थे रणदीप सुरजेवाला, बता दें। विवाद के बाद कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने अपनी सफाई में कहा, बीजेपी के आईटी सेल को काट छांट, तोड़ मड़ोड़ और फर्जी झूठी बातें फैलाने की आदत बन गई है ताकि वह हर रोज मोदी सरकार की युवा विरोधी, किसान विरोधी और गरीब विरोधी नीतियों, विफलताओं और भारत के संविधान को खत्म करने की साजिश से देश का ध्यान भटका सके। पूरा वीडियो सुनिए। मैंने कहा, हम तो हेमा मालिनी का भी बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि वो धर्मेंद्र से ब्याह रखी हैं, बहू है हमारी। रणदीप सुरजेवाला ने आगे कहा था, बयान केवल इतना ही था कि सार्वजनिक जीवन में सभी की जनता के प्रति जवाबदेही तय होनी चाहिए, चाहे वो नायब सैनी हो या खट्टर या मैं खुद। सब काम के दम पर बनते बिगड़ते हैं। जनता सर्वोपरि है और चुनाव में उसे अपने विवेक का इस्तेमाल करके चुनाव करना होता है। मैंने साफ कहा कि हम हेमा मालिनी का सम्मान करते हैं और वो हमारी बहू है। भाजपा महिला विरोधी है, वह हर समय कुछ महिला विरोध के चश्मे से देखती है, समझती है और सहूलियत के अनुसार झूठ फैलाती है। अब कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला के लिए ये मामला बढ़ता हुआ गंभीर होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब उन्हें नोटिस भी मिल गया है और शाम 5 बजे 11 अप्रैल को उन्हें जवाब भी देना है। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के अध्यक्ष इस पर किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं और कौन सा जवाब प्रस्तुत करते हैं। अब आते हैं केरल के तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट पर, जहां से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है और इस शिकायत के आधार पर निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को केंद्रीय मंत्री और तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर द्वारा सौंपे गए हलफनामे के विवरण में किसी प्रकार की बेमेल जानकारी को सत्यापित करने का मंगलवार को निर्देश दिया और कांग्रेस ने चंद्रशेखर द्वारा दाखिल हलफनामे में उनकी वास्तविक और घोषित संपत्ति के बीच मेल नहीं होने का दावा करते हुए निर्वाचन आयोग में इसकी शिकायत की। चंद्रशेखर संयुक्त राष्ट्र के पूर्व राजनयिक शशि थरूर के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हैं। सूत्रों ने बताया कि प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचन आयोग ने सीबीडीटी को चंद्रशेखर द्वारा सौंपे गए हलफनामे के विवरण में किसी भी बेमेल विवरण को सत्यापित करने का निर्देश दिया है। अगर आरोप सही हैं तो फिर क्या होगा? सवाल ये है, हलफनामे में किसी भी तरह के बेमेल और गलत जानकारी देने के मामले में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 125A के तहत निपटा जाता है। यानी कानून के मुताबिक नामांकन पत्र या हलफनामे में कोई भी जानकारी छुपाने पर 6 महीने तक की कैद या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। बता दें, कांग्रेस के अनुसार राजीव चंद्रशेखर ने चुनावी हलफनामे में जानबूझकर गलत संपत्ति बताई है। अगर कांग्रेस के आरोपों में सच्चाई है तो राजीव चंद्रशेखर का नामांकन भी रद्द हो सकता है। इस स्थिति में उसका पहली बार चुनाव जीतने का सपना टूट सकता है और तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर को आसान जीत मिल सकती है।
कांग्रेस ने चुनाव आयोग को दी गई अपनी याचिका में ये आरोप लगाए हैं कि राजीव चंद्रशेखर ने जानबूझकर अपनी संपत्ति गलत बताई है। कांग्रेस के आरोपों के अनुसार राजीव चंद्रशेखर ने अपनी कुल संपत्ति 36 करोड़ रुपए बताई है, जबकि उनकी संपत्ति अरबों में है। सवाल एक ये भी पैदा होता है कि हलफनामे में क्या और कितनी बड़ी गड़बड़ी है। कांग्रेस पार्टी के अनुसार राजीव चंद्रशेखर ने अपने चुनावी हलफनामे में कई गलतियां की है। उन्होंने अपने बॉन्ड, शेयर और डिबेंचर को दायित्व के रूप में दिखाया है। इसके जरिए उन्होंने आंकड़ों में हेरफेर किया है और अपनी संपत्ति 36 करोड़ रुपए दिखाई है। इसके अलावा उन्होंने 9 करोड़ और 13 करोड़ के आंकड़ों को दो अलग अलग जगह पर लिखा है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि राजीव चंद्रशेखर ने अपने हलफनामे में 2 संपत्तियों का जिक्र तो किया ही नहीं है। कोरमंगला ब्लॉक 3 के रिहायशी इलाके में उनकी इन संपत्तियों की कीमत है सैकड़ों करोड़ों रुपए में। हालांकि बेंगलुरु की इस संपत्ति को उन्होंने अपने पते के रूप में जरूर बताया है। कांग्रेस का तो यह भी कहना है कि इस मामले पे वो सबूत देने को तैयार है। कांग्रेस ने कहा कि अगर चुनाव आयोग को सबूत चाहिए तो वे देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस ने 2017-18 की एक पर्ची शेयर करके लिखा है, इससे साफ पता चलता है कि 49,000 स्क्वायर फीट का बंगला उनकी कंपनी नहीं बल्कि उनके नाम पर है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि राजीव चंद्रशेखर ने अपनी सभी कंपनी की कीमत 6.38 करोड़ रुपए बताई है, जबकि कंपनियों ने कॉर्पोरेट मंत्रालय को दिए गए आंकड़े में अपनी कीमत 1,610 करोड़ बताई है। कांग्रेस ने कहा कि ये नियमों का बड़ा उल्लंघन है। तो कहीं पर कांग्रेस नेता अपनी बयानबाजी को लेकर फंसते नजर आ रहे हैं, तो कहीं पर बीजेपी के उम्मीदवार अपनी गलत संपत्ति को लेकर खुद गड्ढे में जाते नजर आ रहे हैं। और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सियासी पारा भी बढ़ रहा है। बता दें, चुनाव के लिए सभी पार्टियां धुआंधार प्रचार करने में जुटी है और इन सब के बीच अभी भी कुछ सीटें ऐसी है जिनकी चर्चा ज्यादा और पार्टियों ने यहां अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। इनमें एक उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट भी शामिल है। इस सीट पर अभी तक किसी भी दल ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की नेता और मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव का बड़ा बयान सामने आया। अपर्णा ने एक न्यूज में बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें जहां से भी और जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वे उससे जरूर निभाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें रायबरेली भेजेगी तो वहां भी वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी और पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर होने के नाते मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि प्रचंड बहुमत की हम सरकार बनाने जा रहे हैं तिबारा, और जो है तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम सभी भारतवासियों का और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश का सभी जनमानस का यह मन बन चुका है कि प्रधानमंत्री जी को हम तिबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी नज़र गड़ा ले, कोई भी कुछ भी कर ले, विपक्ष कुछ भी कह ले, सब लोग इस समय मोदीमय हैं। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आपसे भी कह रही हूँ कि मेरा पार्टी के ध्येय और पार्टी के उद्देश्य के प्रति पूर्ण रूप से जो है मैं उसके साथ हूँ। और राष्ट्रीय पार्टी है हमारी, जिस प्रकार से पार्टी जो भी तय करेगी अपर्णा यादव उसके साथ तैयार है। मैं समझती हूँ कि यह राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी अपने तरीके से तय करती है कि किसको चुनाव लड़वाना है, किससे कैंपेन करवाना है, किसको क्या जिम्मेदारी मिलनी है और कौन किसकी भूमिका में है। क्योंकि हम पार्टी के साथ साथ जैसे अपने परिवार में चिन्हित करते हैं, चयनित करते हैं कि कौन क्या काम करेगा, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार है। वह अपने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को इज्जत के साथ, मैं समझती हूँ बहुत सारे कार्यभार होते हैं, जो भी पार्टी तय करेगी मेरे लिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। सर्वप्रथम मैं यही कहूँगी, बार बार मैंने यही कहा और मैं फिर से यही कहना चाहती हूँ कि पार्टी जो भी तय करेगी अपर्णा यादव के लिए, मैं पार्टी के साथ हूँ। जहाँ तक प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में एक तरह से समाप्त हो चुकी है यह पार्टी। इस पार्टी की जन विरोधी और जो मुझे लगता है कि भ्रमित करने वाली जो बातें हैं वो सबको पता चल चुकी है। और जिस प्रकार के इनके मैं समझती हूँ कि भाषणों में महिलाओं के प्रति इनके लीडर्स की जो बातें देखने में आई हैं, सुनने में आई हैं, इससे सबके जो है, जो थोड़ा भी मुझे लगता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है और जो थोड़ी भी संवेदना रखता है, और मैं समझती हूँ हमारे भारत में अब नवरात्र शुरू हो गया है, सभी महिला शक्ति और शक्ति की उपासना करने में जुटे हुए हैं, तो मैं समझती हूँ ये सब कांग्रेस का पर्दाफाश करने
वाले हैं और लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी फिर से आएगी। अपर्णा यादव को जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी, मैं पार्टी के साथ खड़ी हूँ। देखिए, मेरे से अभी तक पार्टी ने इस विषय पर चर्चा नहीं करी है और मैं जहाँ तक है यही कहूँगी कि मैं बहुत आदर करती हूँ अपने सभी बड़ों का। राजनीतिक हमारी मतैक्यता नहीं थी, इसलिए हमने अपनी पार्टी बदली और जहाँ तक है बड़ों का आदर पहले भी था, आज भी है, परंतु पार्टी के उद्देश्य और पार्टी का लक्ष्य जो मुझे है पता और जो मुझे मैं समझती हूँ कि सारे भारतवासियों का भी एक ही लक्ष्य है कि मोदी जी को हमें दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। इसमें मैं ना पीछे हटी हूँ, ना हट रही हूँ, ना आगे हटूंगी। अर्पणा यादव ने कहा कि प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने को वे तैयार हैं। अगर पार्टी उन्हें रायबरेली से टिकट देगी तो वो प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने दावा तक किया है कि वह निश्चित रूप से प्रियंका गांधी को हरा सकती हैं। उन्होंने कहा, जब मैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैंट विधानसभा चुनाव लड़ी थी तब वहां परिस्थितियां काफी खराब थी। उसके बावजूद मैं दूसरे नंबर पर आई थी, तो यहाँ फिर भी बीजेपी साथ खड़ी है। आगे उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है और लोग नहीं चाहते कि कांग्रेस उनके सामने आए। हर दिन कांग्रेस की ओर महिला उत्पीड़न को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान आते रहते हैं। वहीं उन्होंने डिंपल यादव को लेकर भी कहा कि मैनपुरी में डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने पर उनके दिमाग में इस तरह की कोई बात नहीं है। वह डिंपल के खिलाफ चुनाव लड़े। वह अपने परिवार और बड़ों का आदर करती हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी से उनके विचार मिलते हैं, इसलिए वो बीजेपी में आई हैं। तो चुनाव और पार्टियां और सत्ता का जो मद होता है वो इतना बड़ा होता है कि परिवार से भी लोग अलग होकर पार्टी बदल लेते हैं और इस चुनाव को जीतने के लिए। तो नवरात्रि मंगलवार से शुरू हो चुकी है और 17 अप्रैल को रामनवमी है, लेकिन सियासत में विचित्र संयोग बना है। रामनवमी से पहले ही चुनाव में राम की एंट्री हो गई है। वैसे तो राम की पहचान धार्मिक है, लेकिन चुनाव में उसका धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। चुनाव आचार संहिता के मुताबिक चुनाव में धर्म का इस्तेमाल प्रतिबंधित है, फिर भी चुनावी सभाओं में नेता राम राम क्यों जप रहे हैं? नवरात्रि में नेताओं को राम की याद क्यों आई? क्या राम का नाम हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है? और क्या 2024 के चुनाव में भी राम बड़ा मुद्दा है? आइए समझते हैं कि चुनाव में राम नाम मुद्दा कैसे बना। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नवादा रामायण का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ पे सीता जी लव कुश के साथ रही थी। उन्हीं का प्रतीक चिन्ह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। एक बार जोरदार ताली बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। 6 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में एनआईए की टीम पर हमला हुआ। एनआईए की टीम 2022 में हुए विस्फोट की जांच करने भूपति नगर पहुंची थी। घर तृणमूल कांग्रेस के नेता का था, लेकिन राज्य पुलिस के एनआईए के खिलाफ एफआईआर लिखी और आरोप लगाया कि एनआईए ने महिलाओं के खिलाफ कानून तोड़ा। बंगाल में 3 महीने के अंदर केंद्रीय एजेंसियों पर यह दूसरा हमला हुआ है और हमले के अगले दिन 7 अप्रैल को प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में रैली की। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि वे यह सब कुछ रामनवमी में दंगा करवाने की साजिश है। उनके निशाने पर बीजेपी थी। देश में चुनाव हो और राम का नाम ना हो, ये तो असंभव है। नवादा की रैली में पीएम मोदी ने रामनवमी की याद दिलाई थी। 7 अप्रैल को ही प्रधानमंत्री ने बिहार के नवादा पहुंचे थे। चुनाव रैली में उन्होंने रामनवमी की याद दिलाई और उन लोगों को याद रखने को भी कहा जो अयोध्या दर्शन करने नहीं गए। उधर समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और राष्ट्रीय जनता दल के नेता चंद्रशेखर हैं, जिन्होंने रामचरितमानस पर ऐसे बयान दिए थे और उन पर विवाद हुआ था। बिहार में रामनवमी पर पीएम मोदी के बयान को आरजेडी और समाजवादी पार्टी पर भी हमला माना गया है। अब आप समझ गए होंगे कि नवरात्रि के मौके पर चुनाव में रामनवमी की एंट्री का संयोग कैसे बना, किसने और क्यों राम का नाम लिया, और अब आपको बताएंगे कि इससे किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। पहले जब भी राम का नाम लिया जाता था, बाबरी मस्जिद का जिक्र होता था। अब राम मंदिर बन गया है, लेकिन राम के राजनीतिक कंट्रास्ट में कुछ ना कुछ जरूर होता है। इनसे वोटों का ध्रुवीकरण होता है और अब राम के साथ चुनाव में मुस्लिम लीग की एंट्री हुई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है।
पीएम मोदी ने कई रैलियों में इस मुस्लिम लीग वाले एंगल को एक्सप्लोर किया है और अब इसे नैरेटिव में बदलने का अभ्यास शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग में कर दी है। वहीं कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मेरे साथी सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक, पवन खेड़ा और गुरदीप सप्पल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। हमने 6 शिकायतें दी है जिनमें 2 पीएम मोदी के खिलाफ है। अब ये चुनाव आयोग के लिए सभी दलों को समान मौका देने की स्थिति सुनिश्चित करने का समय है। हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग अपने संवैधानिक जनादेश को बरकरार रखेगा। हम इस सरकार को बेनकाब करने के लिए सियासी और कानूनी रास्ते अपनाना जारी रखेंगे। अब बीजेपी को इसका फायदा कैसे मिला? वैसे राम का तो नहीं, लेकिन उनके नाम का राजनीति से पुराना वास्ता है। ये संयोग है या उससे ज्यादा कि राजनीति में सबसे ज्यादा राम नाम की रट बीजेपी लगाती है और जब जब राम मंदिर आंदोलन आगे बढ़ा है, बीजेपी की सीट भी बढ़ी है। आंकड़े इसके गवाह हैं कि 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई। 1984 में बीजेपी ने पहला लोकसभा चुनाव लड़ा। 1984 में बीजेपी सिर्फ 2 सीटें जीती और वोट शेयर कर रहा 8%। 1986 में लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। राम मंदिर आंदोलन में बीजेपी सक्रिय हुई और इसका असर 1989 के लोकसभा चुनाव में साफ दिखा। 1989 में बीजेपी ने लोकसभा की 85 सीटें जीती, वोट शेयर बढ़कर 11% हो गया। 1989 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने पहली बार मंदिर को मुद्दा बनाया। 25 सितंबर 1990 को लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली और इसका इम्पैक्ट 1991 के लोकसभा चुनाव पर साफ दिखाई दिया। 1991 में बीजेपी ने 120 सीटें जीती और वोटर शेयर बढ़कर 20% हो गया। अब बात करते हैं कि वोट बैंक कैसे बढ़ा। तो 1992 में विवादित ढांचा गिर गया। 1996 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 161 सीट मिली, हालांकि वोट शेयर 20% ही रहा। और 1998 में 13 महीने के लिए बीजेपी की सरकार बनी, जब बीजेपी ने 182 सीट जीती थी और वोट शेयर 26% रहा। 1999 में बीजेपी ने 182 सीटें जीती और 24% वोट शेयर। 2004 में बीजेपी को 138 सीटें मिली और वोट शेयर 22% हो गया। अब 2009 में 116 सीटों पर कब्जा किया और वोट शेयर 19% पे आ गया। वहीं 2014 में 282 सीट पर कमल खिला और वोट शेयर रहा 31%। 2019 में बीजेपी के खाते में 303 सीटें आई और वोट शेयर रहा 38%। 1989 से 2024 तक बीजेपी के हर घोषणा पत्र में राम और राम मंदिर मुद्दा रहा है। 2024 में बीजेपी ने 400 पार का टारगेट रखा है। क्या 2024 में राम के नाम पर वोट पड़ेंगे? 11 दिन बाद पहले चरण की वोटिंग है। आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन चुनाव प्रचार में राजनीतिक दल राम और धार्मिक नामों का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। देखना होगा कि कांग्रेस के इस खिलाफत का किस प्रकार का नतीजा निकलकर सामने आता है। क्या बीजेपी को राम नाम का या धार्मिक नामों का इस्तेमाल करने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? और देश की जनता ही ये सब तय करने वाली है। तो लोकसभा के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। नमस्कार।